निर्यात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण IBO 4 चैप्टर 8 निर्यात वित्त क्या है। तो ये एक एक्सपोर्ट फाइनेंस होता है। निर्यात वित्त या एक्सपोर्ट फाइनेंस को निर्यात व्यापार का मुख्य भाग माना जाता है। निर्यात वित्त या एक्सपोर्ट फाइनेंस का सीधा सीधा संबंध सभी साख सुविधाओं से होता है। निर्यात वित्त या एक्सपोर्टर फाइनेंस को मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में प्रदान किया जाता है। तो एक तो प्री शिपमेंट में और दूसरा पोस्ट शिपमेंट में, यानी शिपमेंट में माल लादने से पहले और शिपमेंट में माल लादने के बाद। और ये ऋण केवल मुख्य रूप से विदेशी बाजारों में वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिर्माण तथा पैकिंग के वित्तीयन हेतु दिए जाते हैं। और वस्तुओं के शिपमेंट में लादने से पहले निर्यात राशि की वसूली की तिथि तक उन्हें ऋण देने की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। तो ओवरऑल निर्यात वित्त में निर्यात के लिए पैसों की व्यवस्था करता है। तो नंबर 1, यह एक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है आयातक और निर्यातक के बीच में। नंबर 2, निर्यातक से आयातक को माल की डिलीवरी। नंबर 3, वित्त देने वाला यानी फाइनेंसर निर्यातक को निर्यात के मूल्य को आगे बढ़ाता है। नंबर 4, आयातक निर्यातक को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार माल के मूल्य का भुगतान करता है। नंबर 5, निर्यातक फाइनेंसर को माल के मूल्य के साथ ब्याज समेत भुगतान करता है। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर की ओर। सबसे पहला प्रश्न है भारत के निर्यात आयात यानी XMIM एग्जामिंग बैंक की भूमिका, रोल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जामिंग बैंक ऑफ इंडिया। और यही प्रश्न को ऐसे भी पूछा है, एग्जामिंग बैंक निर्यातकों को साख प्रदान करने में व्यापारिक बैंकों के साथ प्रतियोगिता करने की बजाय उसके पूरक कार्य करता है। एग्जामिंग बैंक परफॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एक्सपोर्टर्स rather than competing with कॉमर्शियल बैंक। तो इस प्रश्न में पहले एग्जामिंग बैंक की भूमिका को पूछा गया है। तो यह एग्जामिंग बैंक होता क्या है? इसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। यह देश का सबसे बड़ा और लीडिंग निर्यातक वित्तीय संस्था है जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास के साथ विदेशी व्यापार और निवेश को एकीकृत करने में लगी होती है। इसकी स्थापना सितंबर 1981 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे सिटी महाराष्ट्र स्टेट में है और इसका डायरेक्टर अभी डेविड रस्कीना हैं। तो एग्जामिंग बैंक का उद्देश्य है कि विदेशी मुद्रा को भारत में अधिक से अधिक लाना, और ये एक्सपोर्टर के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए इसके आंसर भी पढ़ लेते हैं। तो एग्जामिंग बैंक की भूमिका, एग्जामिंग बैंक अपनी विभिन्न वित्तीय योजनाओं के द्वारा भारत के निर्यातक संवर्धन यानी प्रमोशन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बैंक व्यापारिक बैंकों के द्वारा निर्यातकर्ताओं को दिए गए ऋण का पुनर्वितरण भी करता है तथा भारतीय कंपनियों को अस्थगित भुगतान प्रणाली के अंतर्गत निर्यातों के वित्तीयन के ऋण देता है। वह विदेशी इकाइयों को विभिन्न प्रकार की सुविधा भी प्रदान करता है यानी साख सुविधा। साथ ही एग्जामिंग बैंक भारतीय निर्यातकों को भुगतान संबंधी शर्तों व निर्यात वित्तीयन आदि मामले पर भी सलाह प्रदान करता है। फैक्ट्री और फॉरेक्टिंग काटना है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की भूमिका, भारतीय निर्यात आयात एग्जामिंग बैंक की स्थापना 1982 में हुई, बताई दिया। भारत के विदेश व्यापार की वित्तीय प्रणाली को सुविधाजनक बनाने हेतु की गई थी। इस बैंक के मुख्य कार्य को निम्नलिखित श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। पहला, वित्तीय श्रेणी संबंधी कार्य, सेवाएं संबंधी कार्य, अनुसाधन व विश्लेषण संबंधी कार्य। तो वित्तीय संबंधी कार्य, एग्जामिंग बैंक अपने अनेक निधिक व अनिधिक साख योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता देता है। भारतीय मशीनों, वस्तुओं, परामर्श सेवाओं व तकनीकी सेवाओं के निर्यात में अस्थगित भुगतान की शर्तों पर ही वित्तीय सहायता मिलती है। सेवाएं, एग्जामिंग बैंक निर्यातकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय जोखिम, निर्यात के अवसरों तथा प्रतिस्पर्धा के मूल्यांकन हेतु सूचना व परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है। अनुसाधन तथा विश्लेषण, यह निर्यात क्षमता वाले विशिष्ट उद्योग, उप क्षेत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जुड़े विषय पर निर्यातकों को अनुसाधन व विश्लेषण का। अगला प्रश्न 2, पैकेजिंग ऋण संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट पैकेजिंग क्रेडिट। तो पैकेजिंग क्रेडिट को प्री शिपमेंट भी बोलते हैं, मतलब शिपमेंट में माल लादने से पहले इसमें निर्यातक को शिपमेंट से पहले माल की खरीद, प्रोसेसिंग, निर्माण या पैकिंग के फाइनेंसिंग के लिए दिया गया अग्रिम ऋण है, यानी पहले दिया गया लोन। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पैकेजिंग ऋण मुख्य निर्यातकों को अनेक सुविधाएं प्रदान कराता है। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, निर्यातकों को इस योग्य बनाना कि वे
निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के क्रय, प्रक्रमण, विनिर्माण तथा भंडारण कर सके। दूसरा, पैकिंग ऋण मुख्य रूप से निर्यातकों को दिया जाने वाला वह ऋण है जो कि रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित वस्तुओं के क्रय, प्रक्रमण, विनिर्माण तथा पैकिंग के वित्तीय फाइनेंसिंग हेतु अनिवार्य है। तीसरा, निर्यात योग्य वस्तुओं पर दिया जाने वाला ऋण अल्पकालीन ऋण होता है, शॉर्ट टर्म लोन। चौथा, पैकेजिंग ऋण को सुरक्षित साख सिक्योर क्रेडिट के रूप में जाना जाता है, परंतु यह कभी कभी गैर जमानती अग्रिम राशि क्लीन एडवांस के रूप में भी हो सकता है। प्राय ये दी जाने वाली अग्रिम राशियां अपनी शुरुआती अवस्था में गैर जमानती होती हैं, क्योंकि तब तक वस्तुओं की सुपुर्दगी नहीं ली जा सकती है। वह वस्तुएं निर्यातकर्ताओं की अभिरक्षा अर्थात कस्टडी में पहुंच जाती है। जब ये वस्तुएं निर्यातकर्ता के पास पहुंच जाती है तो बैंक इन्हें गैर जमानती अग्रिम बंधक अथवा गिरवी हाइपोथेटिकेशन प्लेस में बदल देते हैं। अगला प्रश्न 3, सप्लायर तथा क्रेता साख संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। राइट शॉर्ट नोट सप्लायर एंड बायर क्रेडिट्स। तो इस प्रश्न में सप्लायर और बायर क्रेडिट या साख के बारे में बोला है लिखने को। तो डिफर्ड क्रेडिट के अंदर ये दोनों टर्म आते हैं और इस डिफर्ड क्रेडिट को अनार्जित आय के नाम से भी जाना जाता है। अनार्जित आय को अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। डिफर्ड क्रेडिट को बैलेंस शीट में भी दर्ज किया जाता है। इसके अंतर्गत कंसल्टेंसी फ़ी, सब्सक्रिप्शन फ़ी आदि इत्यादि शामिल होते हैं। चलिए इसके आंसर भी पढ़ लेते हैं। आस्तिगत साख सुविधाएं यानी डिफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी आस्तिगत भुगतान की शर्तों पर माल के निर्यात का वित्तीय पूर्तिकर्ता की साख या क्रेता की साख में आते हैं। पहला, पूर्तिकर्ता की साख सप्लायर क्रेडिट। विदेशी क्रेता को निर्यातकर्ता सीधे साख प्रदान करता है, उधार देता है, उसका पुनः वित्तीय व्यापारिक बैंकों अथवा एग्जामिंग बैंक से करवा लेता है। दूसरा, क्रेता की साख बायर क्रेडिट। यह एक ऐसी साख है जो विदेशी क्रेता को एक विशिष्ट अनुबंध वित्तीयन के लिए दी जाती है, जो एक वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय संस्थाओं के एक कंसोर्टियम द्वारा दी जाती है। इस योजना द्वारा भारत से किए जाने वाले पूंजीगत पदार्थ एवं टन की परियोजनाओं के निर्यात के संबंध में एग्जामिन बैंक विदेशी क्रेताओं को अधिकृत डीलर के साथ मिलाकर साख प्रदान करता है। इस योजना में प्रस्ताव का विचार करते समय एग्जामिन बैंक को निम्नलिखित बातों को ध्यान रखनी होती है। पहला, भारतीय निर्यातकों की अनुबंध की शर्तों के अनुपालन की क्षमता व योग्यता, अनुबंध का व्यापारिक औचित्य, आयातकर्ता के संबंध में विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय क्षमता तथा उसके देश के आर्थिक स्थिति, विदेशी ऋण की उधार पाने की क्षमता। अगला प्रश्न 4, पोतलादानोत्तर वित्त से आपका क्या तात्पर्य है? निर्यातकर्ताओं को पोतलादानोत्तर वित्त की क्या सुविधाएं उपलब्ध है? विवेचन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस? व्हाट आर द फैसिलिटी ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल टू एक्सपोर्टर? डिस्कस। तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस एक विशेष क्रेडिट या ऋण है जो बैंकों द्वारा विदेशी खरीदारों को भेजे गए सामानों के विशिष्ट शिपमेंट के खिलाफ निर्यातकों को दिया जाता है। क्योंकि निर्यातक बड़े पैमाने पर शिपमेंट के लिए धन जमा करने के लिए आयातकों की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वे अक्सर निर्यात आय में पोस्ट शिपमेंट वित्त और वसूली विकल्पों के रूप में सहायता मांगते हैं। पहला, खरीदे गए छूट वाले निर्यात बिल। खरीदे गए या छूट वाले निर्यात बिलों का उपयोग बैंकों द्वारा बिक्री अनुबंध आदेश के लिए निर्बाधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन में किया जाता है। ऐसे बिलों के मामले में निर्यात बिलों की खरीद की सुविधा के लिए निर्यातकों को एक विशिष्ट सीमा प्रदान करने के लिए बैंक जवाबदेही रहते हैं। बातचीत किए गए निर्यात बिलों के लिए सुरक्षित विस्तारित वित्त, क्योंकि जारीकर्ता बैंक एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट साख पत्र के तहत भुगतान की नियंत्रण करता है। इस पोस्ट शिपमेंट वित्त विकल्प में निर्यातक के लिए भुगतान संबंधी जोखिम कम है। जोखिम क्षमता और कम हो जाती है क्योंकि बैंक एलसी की लेटर ऑफ क्रेडिट की पुष्टि करता है और प्रेषण की गारंटी देता है। यह एक सुरक्षित तरीका है जिसमें बैंक एलसी की उपलब्धता के कारण बिलों के लिए वित्त का विस्तार करने के इच्छुक हैं। हालांकि इस पद्धति के परिणाम स्वरूप अभी भी दो स्थितियों में बैंक की ओर से जोखिम परिदृश्य हो सकते हैं। निर्यातक एक गैर निष्पादक है और सभी नियमों और शर्तों का पालन करने में असमर्थ है। जारीकर्ता बैंक इस मामले में एलसी पर विचार नहीं करता। एक दस्तावेज जोखिम है जहां जारीकर्ता बैंक अपनी प्रतिबद्धता का आदर करना चुनता है। ऐसी उच्च जोखिम वाली स्थिति से बचने के लिए बातचीत करने वाले और उधार मांगने वाले बैंक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जमा करने से पहले सभी कानून दस्तावेज को अच्छी तरह से जांच ले। तीसरा, वसूली के लिए निर्यात बिलों के अवज में अग्रिम।
यदि एलसी के तहत बिलों में विसंगतियां पाई जाती हैं तो बिलों को संग्रह के लिए भेजा जाना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि कोई निर्यातक बिलों को छूट खरीदने से इनकार करता है तो वह मानक विदेशी मुद्रा विनिमय को ध्यान में रखते हुए संग्रह के आधार पर निर्यात बिलों भेजने की व्यवस्था करेंगे। इस परिदृश्य में बैंक निर्यातक बिलों के कुछ हिस्से को रियायती ब्याज दर के साथ संग्रह बिलों के खिलाफ अग्रिम के रूप में निर्यातक को उधार दे सकते हैं। यह डीपी यानी भुगतान के खिलाफ दस्तावेज बिलों के मामले में प्रगमन अवधि के आधार पर तय किया जाता है, जिसकी गणना बैंक में संग्रह के लिए निर्यात दस्तावेजों की स्वीकृति की तारीख से की जाती है। एक बार जब विदेशी खरीदारों से निर्यात बिलों की वसूली हो जाती है तो राशि को पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के रूप में जमा किया जाता है। यदि विदेशी खरीदार से राशि की वसूली निर्धारित अवधि में नहीं होती तो बैंक लंबित निर्यात बिलों को क्रिस्टलीकृत करने और अग्रिम राशि के बराबर ब्याज की वाणिज्यिक दर लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एक खेप के आधार पर निर्यातक के खिलाफ वित्त। जब निर्यातक के जोखिम पर माल को बिक्री के लिए खेप के रूप में भेजा जाता है तो एक बैंक एक निर्यातक को वित्त भी दे सकता है और खेप निर्यातक को बिक्री के खिलाफ अंतिम भुगतान शुरू कर सकता है। इस मामले में बैंक की भूमिका अपने विदेशी समकक्ष को केवल इस वचन के विरुद्ध दस्तावेज जारी करने की सलाह देना है कि बिक्री की आय निर्दिष्ट तिथि तक वितरित की जाए। यह सख्ती से तब भी अपनाया जाता है जब कुछ ट्रेड निर्यात के खिलाफ आंशिक अनुमति मूल्य के बिल को अग्रिम रूप से निकालने की अनुमति देते हैं। भारतीय स्वामित्व वाले विदेशी गोदामों का उपयोग करने वाले व्यापार के मामले में आदर्श प्राप्ति समय सीमा 15 महीने है। आहरित शेष राशि का वित्त। कुछ जटिलताओं और व्यापार विवादों से बचने के लिए भुगतान का एक छोटा हिस्सा विनिमय दरों, माल के वजन, गुणवत्ता कारकों आदि में अंतर के लिए अंतिम समायोजन के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ मामलों में बैंक आहरित शेष राशि के लिए पोस्ट शिपमेंट वित्त प्रदान करते हैं, बशर्ते शेष राशि आहरित शेष राशि के सामान्य स्तर के अनुरूप है, जो आमतौर पर अधिकतम निर्यात मूल्य के 10% के बराबर होती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जोखिम को कम करने के लिए एक निर्यातक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह वचनबद्धता प्रस्तुत करे कि भुगतान की देय तिथि या शिपमेंट की तारीख से 6 महीने के भीतर शिपमेंट की शेष राशि को पूरा करेंगे, जो भी पहले हो। शुल्क वापसी के दावों पर अग्रिम। सरकार के सीमा शुल्क विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ निर्यात दस्तावेज जमा करने के बाद अपने देश में निर्यातकों को एक प्रकार की सहायता के रूप में शुल्क वापसी का वितरण किया जाता है। पात्रता की पुष्टि के लिए निर्यातक अपने बैंक के साथ सभी आवश्यक निर्यात दस्तावेज जमा करने के बाद सीमा शुल्क से प्राय ऐसी शुल्क वापसी के लिए खिलाफ बैंक वित्त आधार देता है। यह राशि तब दी जाती है जब आंतरिक उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक हो। इस प्रकार का वित्त निर्यातकों को वैश्विक बाजार में जीवित रहने में मदद करता है। जैसे ही शिपमेंट किया जाता है, निर्यातकों द्वारा समर्थित निर्यात दस्तावेज के साथ दर्ज किए गए किसी भी दावे को सावधानीपूर्वक संसाधित किया जाता है। पात्रता मानदंडों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने और सुनिश्चित करने के बाद कि बैंक के पास संबंधित सरकारी अधिकारियों से सीधा ऋण राशि प्राप्त करने का अधिकार है। बैंक शुल्क वापसी के खिलाफ अग्रिम राशि को मंजूरी देता है। अग्रिम राशि 90 दिन के लिए कम ब्याज दर पर पेश की जाती है। इन दिनों विभाग के सीमा शुल्क वापसी के भुगतान में अधिक समय नहीं लेते हैं यदि भी सभी दस्तावेज पूरी तरह से सही पाए जाते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक निर्यातक को वित्त तभी दिया जाता है, लोन फाइनेंस, जब वो बैंक निर्यातक को अन्य निर्यात वित्त प्रदान करता है। निष्कर्ष। ऊपर उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में निर्यातकों के लिए उपलब्ध प्रचलित पोस्ट शिपमेंट वित्त और प्राप्ति विकल्प है। चल रहे परिवर्तनों और सरकार द्वारा पेश किए गए लगातार अपडेट दस्तावेजों और बैंक अनुमोदित ऋण और विदेशी निर्यात मामले के कारण इन क्रेडिट विकल्पों में बदलाव की संभावना है। इसलिए लागू होने वाली किसी भी नए नियम के बारे में सूचित रहना आवश्यक है।